हेलो नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं, हाई स्कूल वालों के सभी रिजल्ट आ चुके हैं और आप सभी को नंबर्स पता चल गए होंगे। इसके बाद जिन विद्यार्थियों को जो स्ट्रीम चुनना है, जिनको साइंस साइड चुनना है साइंस साइड चुन लिए होंगे, साइंस साइड में जिनको मैथ लेना है मैथ ले लिए होंगे, जिनको बायोलॉजी लेना है बायोलॉजी ले लिए, और जिनको आर्ट साइड से पढ़ना है वो आर्ट साइड की भी सब्जेक्ट चुन लिए होंगे। हम ये आज लेकर आए हैं हिस्ट्री कक्षा 11। तो जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 11 और 12 के लिए आर्ट साइड की सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को चुना है, उनके लिए आज हम ये देखने वाले हैं कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। हिस्ट्री में कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आएंगे कक्षा 11 में, कितने प्रश्न होंगे, किस टाइप के प्रश्न होंगे, और मॉडल पेपर जो बनेगा, जो पेपर बनेगा आपको जो बोर्ड में मिलेगा या कक्षा जो 11 में मिलेगा। ध्यान रखना कक्षा 11 और 12 सेम सेम होता, प्रश्न पत्र वगैरह सब सेम होते हैं। तो जो प्रश्न मिलेंगे वो किस प्रकार के मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर देखें तो प्रश्नों के प्रकार के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें प्रश्नों के प्रकार में एक तो बहुविकल्पी होते, अति लघु उत्तरी होते, और कौन से होते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरी होते हैं, और अगला ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित और मानचित्र से संबंधित, एक गलती से आ गई इसे हटा देते हैं, ठीक, मानचित्र से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें 10 प्रश्न आपको मिलेंगे टोटल। अच्छा, जो प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का होगा, टोटल 10 नंबर के होंगे। अति लघु उत्तरी जो प्रश्न होंगे वो 10 नंबर के होंगे टोटल। लघु उत्तरी 30 नंबर के, ये भी 30 नंबर के होंगे। फिर ये 10 नंबर का होगा और ये 10 नंबर का होगा। टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग जो होगा वो 100 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें प्रश्नों के टाइप आपको पता चल गया, टोटल योग कितने हैं टोटल योग 100 नंबर का है, ठीक है। कुल प्रश्न पता चल गए कौन कौन से टाइप के आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें इसके अंतर्गत चलते हैं, इसमें अनुभाग हमें जो 1 है उसमें मिलेगा। अनुभाग 1 में अगर बात करें तो प्रारंभिक शहर और लेखन कला एवं शहरी जीवन पहला मिलेगा, जो 15 अंक के यहाँ से आएंगे। जैसे इराक की 3री शताब्दी और ईसा पूर्व के बारे में हम जो जानेंगे। यहाँ पर शहरों का विकास कैसे हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शहर कैसे बनाए जाते थे पहले, इनका विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। और प्रारंभिक शहरी जो प्रकृति, समाज की प्रकृति थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें लेखन पर चर्चा करनी है कि लेखन कैसे होता था, लेखन कला के आधार पर चर्चा करनी है, तो इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो विश्व के इतिहास के मूल आधार, जिसे अनुभाग 2 कहेंगे। अनुभाग 2 में हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है, तो अनुभाग 2 में हमें पढ़ना है 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, 27 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें राजनीतिक विकास, जैसे गणतंत्र से साम्राज्य तक संक्रमण, इसके बारे में सीनेट और सम्राट के बारे में पढ़ना, सेना और प्रशासन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और अगर देखें यूरोप के बारे में हमें पढ़ना है, आर्थिक समृद्धि, कृषि अधिशेष के बारे में, भूमध्य सागरीय व्यापार के बारे में, शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका के बारे में पढ़ना है, धार्मिक संस्कृति आधार, बहुदेववाद से और संस्कृति आदान प्रदान, भाषा और कानून के बारे में पढ़ना है, दास प्रथा के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, साम्राज्य का विभाजन, बीजा और इसका संक्रमण और विरासत के बारे में हमें पढ़ना है। ये कौन से अनुभाग 2 में हमें पढ़ना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया, इन सब के बीच में यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो है इसके बारे में पढ़ना कि इतिहास यहाँ पर कैसा रहा है, रोमन साम्राज्य कैसे रहा, 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में पढ़ना, ठीक है। समझ में आया, तो इसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करनी है। आगे तीसरा अगर देखें तो तीसरा यायावार अर्थात खानाबदोश, जो खानाबदोश लोग थे उनके बारे में हमें पूरी जानकारी लेना है। खानाबदोश लोग कैसे, देख सकते हैं आप खानाबदोश लोग जो है वो एक स्थान पे नहीं रुकते, लगातार चलते रहते हैं। यायावरी या खानाबदोशी की प्रकृति कैसी थी इसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर। और उसके बाद ये थोड़ा आपको एडिटिंग में इधर उधर हो गया, यहाँ पर साम्राज्य का निर्माण के बारे में पढ़ना है, अन्य राज्यों से संबंध एवं विजय, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर प्रचार, इसके बारे में चर्चा करनी है, खानाबदोश समाज के बारे में, राज्य का निर्माण कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसमें जैसे हमें चीन के बारे में, पश्चिम एशिया के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना कि खानाबदोश लोग क्या करते थे, कहाँ पर रहते थे, इसके बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना, ठीक है। तो समझ में आया। अब आगे अगर हम बात करें जैसे विश्व इतिहास एवं बदलती परंपराएं,
विश्व इतिहास एवं बदलती परंपराओं में अगर देखें तो हमें किसके बारे में, सामंती समाज के बारे में पढ़ना एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अनुभाग 3 जो 25 अंक के, इसमें 3 श्रेणी के बारे में पढ़ना, 3 वर्ग। एक तो चर्च एवं समाज के बारे में पढ़ना है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में पढ़ना है, राज्यों का गठन के बारे में पढ़ना है, और अभिजात इसमें अगर देखें तो 3 वर्ग कौन कौन से थे, एक तो पादरी वर्ग के बारे में, अभिजात वर्ग जिसे सामंत कहते हैं, और कृषक एवं जनसाधारण के बारे में हमें पढ़ना है। सामंती समाज एवं अर्थव्यवस्था में एक तो जागीर के बारे में, सामंती जो संबंध थे उसके बारे में हमें पढ़ लेना है, ठीक है। सैन्य सुरक्षा और शासन कैसा था, व्यापार में वृद्धि, शहरीकरण और कृषक विद्रोह के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में देख रहे हैं। सामंतवाद के पतन और इतिहासकारों के विचार, सामंती जो व्यवस्था है कैसे उसका उत्पन्न हुआ, कैसे ये प्रक्रिया संचालन में आई, और दूसरा इसके हमें किसके पतन के बारे में पढ़ना है, तकनीकी विकास के बारे में पढ़ना है, केंद्रीय राजशाही के बारे में पढ़ना है, और आधुनिक राज्य उदय के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आया समझ में? तो इन सब के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। कौन से भाग में, अनुभाग 3 में जो 25 अंक का आएगा। आगे अगर बात करें, अगला बदलती हुई संस्कृति एवं परंपराएं, ठीक है। ये 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के बारे में हमें पढ़ना है। इस समय अगर देखें तो इतिहास का, साहित्य कैसे रहा, कला कैसे रहे, नए विचार कौन से आए, प्रतिमान कौन से आए, मानवतावाद के बारे में पढ़ना है, यथार्थवाद क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर खा में देखें तो पूर्ववर्ती विचारों के साथ सह संबंध, जैसे मध्ययुगीन विद्या कैसी थी और पुनर्जागरण ज्ञान कैसा था, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा अगर देखें पश्चिम एशिया का योगदान क्या है, शिक्षा पर, दर्शन पर, विज्ञान पर और चिकित्सा पर, इसके बारे में हमें पढ़ना है। परिचर्चा, यूरोपीय पुनर्जागरण में अगर देखें तो इसमें देखना है विचार की वैधता, इतिहासकारों की दृष्टि क्या थी, क्या यह पुनर्जागरण विचार हो सकता नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक बार देख ले आप कौन कौन से टॉपिक पर हमें यहाँ पर विस्तार से चर्चाएं करनी है, ये बाद में करेंगे, सिर्फ अभी उसका हम ओवरव्यू ले रहे हैं। अनुभाग 4 में हमें पढ़ना आधुनिकीकरण की ओर, जो 25 अंक का आएगा। इसमें मूल निवासियों का विस्थापन, मूल निवासी कौन होते इसके बारे में पढ़ना है। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेश, कौन कौन से उपनिवेश थे, कहां कहां पर थे और किसके थे, इंग्लैंड का कहां पर था, फ्रांस का कहां पर था, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। 19वीं सदी, 18वीं सदी का मध्य और 19वीं सदी की शुरुआत, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा था। इसी प्रकार श्वेत उपनिवेश समाजों का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। भूमि का नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। स्थानीय निवासियों का दबाव पढ़ना है। स्थानीय निवासियों के मूल विस्थापन के बारे में पढ़ना है। परिचर्चा, यूरोपीय उपनिवेशवाद का मूल निवासियों पर प्रभाव पढ़ना है, ठीक है। हिंदी वाली ये सब आप देख सकते हैं, ठीक। इतिहासकारों का दृष्टिकोण, मेनली हमें मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। किसके बारे में चर्चा करनी है, मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ। अब इसके बाद ज्यादा नहीं, बस 2 स्लाइड है, बस इतना ही सिलेबस, ज्यादा हम डिटेल में नहीं, डिटेल में जब हम चैप्टर्स उठाएंगे तब चर्चा कर लेंगे। आधुनिकीकरण के रास्ते अगर देखें तो पूर्वी एशिया 19वीं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विशेष संदर्भ में, चीन और साम्यवादी विकल्प के बारे में अगर देखें, जापान में सैन्यवाद एवं आर्थिक विकास, सैन्यवाद का उदय अगर देखें, सैन्यवाद का उदय हुआ, और औद्योगिकरण के में अगर देखें युद्ध और साम्राज्य का विस्तार, इसके बारे में पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक चमत्कार कैसे हुए, युद्ध, साम्राज्य विस्तार, औद्योगिकरण के बारे में पढ़ना, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक चमत्कार के बारे में पढ़ना है। चीन और साम्यवादी, तो चीन और साम्यवादी के बारे में, चीन के बारे में मेनली हमें पढ़ना है कि चीन में क्या क्या हुआ, चीन की क्रांति कैसे हुई, यहाँ पर कौन माओ तुंग कौन थे, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और 1949 में पीआरसी की स्थापना कैसे हुई। आधुनिकीकरण, अब इसमें गांव में देखें तो आधुनिकीकरण पर इतिहासकारों के विचार विमर्श के बारे में पढ़ना है। आधुनिकीकरण की परिभाषा क्या है, वैश्विक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में पढ़ना। पश्चिमीकरण और सार्वभौमिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। जापान के बारे में पढ़ना है। तो इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। एक बार देख ले अच्छे से। इसके बाद अगला अगर हम लास्ट स्लाइड पे बात करें, जिसके बारे में पढ़ना मानचित्र संबंधित प्रश्न, तो मानचित्र से संबंधित टोटल प्रश्न जो हैं, मानचित्र से संबंधित, इसमें मेनली अगर देखें तो ये, अच्छा यहाँ पर घेरा के लिए थोड़ा यहाँ पर इधर उधर हो गया है, ठीक।
मानचित्र, अच्छा मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, जो आप इतिहास पढ़ेंगे उसी से संबंधित आएंगे, मानचित्र से संबंधित कुल प्रश्न 5 होंगे, प्रत्येक अंक 2 अंक का होगा और इसमें 10 ये हो जाएंगे, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अलग होंगे और अंकों का इसके बाद, हाँ ये ठीक, मानचित्र से संबंधित आपको प्रश्न इसमें मिलेंगे। और लास्ट में आपको बताए थे जो तिथियों से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए होंगे और फिर आपको बताना है कि ये तिथि किससे संबंधित है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, सिर्फ सिलेबस के बारे में संक्षिप्त सिलेबस डिस्कशन के लिए इस लेक्चर को लाया गया था और बहुत जल्द मिलते हैं आपको पहले चैप्टर के साथ। हालांकि आप सभी लोगों जिसको आर्ट लेना है, आर्ट साइड की सब्जेक्ट आर्ट साइड की सब्जेक्ट ले चुके हैं, जिसको साइंस साइड की सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट्स ले चुके होंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द हम इसका पहला चैप्टर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले हैं। आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ। एक बार सिलेबस आप देख लेंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है, बहुत व्यवस्थित प्रकार से क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं पहले लेक्चर के साथ, धन्यवाद।